Good morning, students. Today we will discuss the last lecture of your ray optics, that is telescopes. In the optical instruments, what we have discussed, there are two types of devices. One is microscope, that is used to see the small objects, and other is telescopes, that is used to see the images of far off objects, means to observe the distinct image of heavenly bodies. टेलीस्कोप्स जो हैं वो दो तरह के हैं आपके सिलेबस में. वन इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड अदर इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. वन इज astronomical telescope and other is reflecting telescope. Astronomical telescopes लेंस से मिलके बनते हैं, लेकिन reflecting telescopes मिरर से बनते हैं. ठीक है, तो पहले हम astronomical telescope डिस्कस करेंगे जो लेंस से बनते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो तरह से यूज होते हैं. वन इज विद नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड सेकंड इज व्हेन फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मेंशन होगा कि आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट के साथ करना है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से करना है. नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, पर सेकेंड पार्ट में फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनती है. टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है और आप गलती कैसे करते हो एग्जाम में? जब आपके पास माइक्रोस्कोप आता है तो आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस होता है. उसमें आपका ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा और आईपीस बड़ा होता है, लेकिन आपका एस्ट्रोनॉमी के टेलीस्कोप्स में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा और आईपीस छोटा होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर हम बड़ा क्यों लेते हैं? ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम लाइट को जो है वो मैक्सिमम लाइट इसमें से पास हो और आपकी इमेज ब्राइट बने. तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि why the aperture of the telescope of the objective lens is larger to collect more and more light so that image becomes brighter. तो अब हम क्या करेंगे? हम ये दो आर्टिकल्स के रे डायग्राम बनाना सीखेंगे और इनकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे. तो सबसे पहले विद नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आईपीस है. जो भी रेज किसी भी हेवनली बॉडी से किसी स्टार से आ रही है या किसी भी हेवनली बॉडी से आ रही है, वो रेज हमेशा पैरेलल होंगी, बिकॉज द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. तो रेज जब पैरेलल है तो ये रेज जो है मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है. हाँ जी, तो वी वर डिस्कसिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद नॉर्मल एडजस्टमेंट. हमने पढ़ा ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है. ये रेज जो है किसी भी
एडजस्टमेंट में इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एफ नॉट और एफ ई ये जो है कॉन्साइड करते हैं। तो रेज आर कलेक्टिंग एट एफ नॉट। अब क्या है, ये जो ए डैश बी डैश फाइनल इमेज बनी है दैट विल बी एट द फोकस ऑफ द आईपीस। और जो भी रेज फोकस से पास करती हैं बेटा दैट बिकम्स passes through the they becomes parallel। तो ये रेज पैरेलल हो गई एंड द पैरेलल रेज नेवर meet, they meet at infinity। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। उस टाइम आपके पास यही डायग्राम है जो सिर्फ 2 मार्क्स का आ जाता है, पर कई बार आपके पास आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैग्नीफाइंग पावर इज डिनोटेड बाय m। किसके इक्वल होती है? इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एंड ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट इंफिनिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट बात। ऑब्जेक्ट तो बेटा यहाँ है ही इंफिनिटी पे, इमेज भी आपकी इंफिनिटी पर बन गई। तो आपका कहोगे m इज इक्वल टू बीटा बाई एल्फा। हमने कहा था इट इज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट एल्फा। टेंजेंट बीटा क्या होगा बेटा? दिस इज ट्रायंगल में a डैश b डैश एंड c2 टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a डैश b डैश अपॉन c2b डैश डिवाइडेड बाय टेंजेंट एल्फा। टेंजेंट एल्फा के लिए बेटा आप ये ट्रायंगल लोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a डैश b डैश अपॉन c1b डैश। तो ये आपके पास आ गया c1b डैश अपॉन c2b डैश विच इज इक्वल टू c1b डैश दैट इज f नॉट अपॉन f e। f नॉट अपॉन f e माइनस f e दोगे इस डिस्टेंस को c2b डैश को। तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? f नॉट प्लस f e लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के बराबर होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम कितनी लेते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास ये है, डायग्राम्स में फर्क देखिए। F E and F naught are not coinciding। F E यहाँ है, F naught यहाँ है।
जितने भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं, इसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड। लेकिन हेवनली बॉडीज आर जनरली स्फेरिकल, तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता इमेज इन्फिनिटी पे जो बन रही है इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द हेवनली बॉडीज। तो इसमें भी आपके पास हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? पहले डेफिनेशन लिखिए। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by the final image and by the object when final image is at least distant of distinct vision and object is at infinity। तो आप क्या कहोगे? m is equal to beta by alpha tangent beta by tangent alpha। ठीक है, बिल्कुल आपने उसी तरह करना है। तो आपके पास सेम यही वैल्यू रखोगे तो आपके पास बेटा m आ जाएगा C1 B डैश अपॉन C2 B डैश, C1 B डैश अपॉन C2 B डैश। ठीक है, इस वैल्यू से आपके पास फर्क क्या पड़ेगा? C1 B डैश माइनस एफ नॉट प्लस एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई, क्योंकि अब आपका ये डिस्टेंस यू ई होगा, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस। तो ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई। हमने क्या करना है? इस मैग्नीफाइंग पावर को वैल्यू रखनी है। तो कैसे रखोगे बेटा? m आ गया f नॉट बाई माइनस यू ई, हमें पता है 1 बाई b माइनस 1 बाई u 1 बाई f। लेंस फॉर्मूला हम कर चुके हैं, वैल्यू पुट करिए। 1 बाई b का मतलब है माइनस d, 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन माइनस यू 1 अपॉन एफ ई। तो हमें माइनस 1 बाई यू ई की वैल्यू चाहिए 1 अपॉन एफ ई बाई डी आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। This is the magnifying power of the astronomical telescope when the final image is at the least distance of distinct vision। ठीक है, तो ये थे आपके टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप जो लेंस से मिलके बने हैं। इन टेलीस्कोप्स का क्या डिसएडवांटेज है और क्यों हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स प्रेफर करते हैं? इन टेलीस्कोप्स का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले ये टेलीस्कोप्स जो भी डिवाइस लेंस से मिलके बनता है उसमें दो तरह के डिफेक्ट जरूर होते हैं। पहला क्रोमेटिक एब्रिएशन एंड स्फेरिकल एब्रिएशन। तो these having defect of chromatic and spherical aberration। Second, आपकी grinding and polishing is required from the two ends। लेंस ऐसा होता है ना, इधर भी ग्राइंडिंग चाहिए बेटा, इधर भी ग्राइंडिंग चाहिए। तीसरी बात, ग्राइंडिंग पॉलिशिंग तो जरूरत है और these telescopes are heavy, क्योंकि ये जो अपर्चर हैवी है ये बड़े बड़े लेंस होते हैं।
होते हैं और बड़े बड़े लेंस से आपका भारी हो जाता है। एंड इमेज इज आल्सो डल, चाहे आप कितना भी बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस ले लो, क्योंकि लाइट बहुत दूर से आ रही है, स्टार से आ रही है, उससे इमेज जो है डल ही रहती है। तो इन सभी डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। रिफ्लेक्टिंग, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। व्हाट आर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स? राइट 2 or 3 advantages of reflecting type telescopes over astronomical telescope and draw the ray diagram of Cassegrainian और Newtonian type telescope। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ऐसे टेलीस्कोप्स होते हैं जो मिरर से बनते हैं। इनका फायदा क्या है? सबसे पहले इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एब्रिएशन, डिफेक्ट ऑफ लेंस। इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रिएशन। द इमेज इज ब्राइटर एंड weight is light. These are the not very heavy. So because of these advantages, now we will discuss with the reflecting type telescopes. कौन सी एडवांटेजेस हमने बताई थी? It is free from chromatic aberration, spherical aberration, image is brighter and weight is light. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, ये बहुत ज्यादा आजकल बोर्ड एग्जाम में आता है, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। एंड दूसरा है बेटा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो दो तरह के टेलीस्कोप्स हैं, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप में क्या होता है? एक ये आपका ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, जो कन्वेक्स शेप होता है और इस मिरर के एपर्चर अप्रोक्सीमेटली 200 इंचेस होता है। इसके अंदर एक गैप होता है, एक होल होता है। यहाँ पे आपकी ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी एक ट्यूब है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे इस होल के साथ एक और ट्यूब है जहाँ पे एक आईपीस सेट होता है। आईपीस, जो भी रेज है इस आईपीस में कनेक्ट होती हैं एंड नॉर्मल ह्यूमन आई यहाँ से इमेज को देख सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपका एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बिल्कुल इसके किस पे होता है? ये भी एक कर्व्ड रिफ्लेक्टर है और ये इस ऑब्जेक्टिव के, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है और ये सी है, ठीक है, और इस कन्वेक्स कर्व रिफ्लेक्टर को हम सेकेंडरी मिरर कहते हैं, ठीक है। ये है आपका कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप। अब हम इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे। ये है पैरेलल रेज जो किसी भी स्टार से या किसी भी हेवनली बॉडी से आ रही है। जब रेज किसी भी मिरर के पे पैरेलल डलती है, these rays collected at the focus।
reaches to the eyepiece. इस गोल के कारण it is easier for the astronomers to read the image, to see the image. ठीक है, तो ये है आपकी पैरेलल रेज। बस यही डायग्राम आपको बनाना है अगर आपको कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप आता है। ठीक है बेटा, इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करो, R/2 अपॉन Fe। आई इसकी फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकंड है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सेकंड है बेटा आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्या है? इसमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है और इसके फोकस पे एक प्लेन मिरर रखा होता है जो 45 डिग्री पे है। ठीक है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और एक प्लेन मिरर है। नाउ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे कलेक्ट एट द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाती है और यहाँ पे एक आई पीस है। ठीक है, ये रेज रिफ्लेक्ट होके इस आई पीस पे पहुंचती है एंड ह्यूमन आई एबल टू सी। ये है आपका बेटा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये है प्लेन मिरर और ये है आई पीस। ये है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप और ये है कैसेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेलीस्कोप्स। कौन कौन से टेलीस्कोप्स होते हैं और वो टेलीस्कोप्स की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और वो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेटा आपके दो ही टॉपिक्स रह गए हैं, पहला इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन, और आपका पोलराइजेशन भी आपके सिलेबस से कट गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द टेलीस्कोप्स। हम आज टेलीस्कोप्स के दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, दो तीन, ताकि आपको टेलीस्कोप्स के न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ द अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो लिखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द टेलीस्कोप। लिखिए अ टेलीस्कोप, राइट डाउन बेटा, अ स्मॉल टेलीस्कोप have the objective lens of focal length 150 सेंटीमीटर। ये टॉपिक आपने अभी पढ़े हैं ना, तो इसके न्यूमेरिकल आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है इफ द टेलीस्कोप इज used to view 100 meters
meter high tower 3 kilometer away. 100 meter high tower 3 kilometer away. मतलब ध्यान से देखिए, ये अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपको ये लेंथ 100 मीटर दी हाइट और ये दिया है 3 किलोमीटर। तो आप टेंजेंट अल्फा निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Find the height of the final image when it is formed 25 centimeter away from the eyepiece. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप निकालोगे टेंजेंट अल्फा। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा इज टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा बेटा, परपेंडिकुलर 100 अपॉन बेस 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/30 रेडियन। अब आपके पास क्या है, h इज द हाइट ऑफ इमेज। दोबारा देखो, ये h हाइट ऑफ इमेज है और ये आपका है बेस। बेस क्या है, f0। तो h अपॉन f0 इज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। समझ आई? तो यहाँ से आपके पास h आ जाएगा, h आप वैल्यूज रखो, h अपॉन f0 5 1/30। ठीक है, तो आपके पास h आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे, f0 है 150, तो h आ जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। h 5 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस क्या होगा, 1 + fe/d। हमने अभी पढ़ा था ना, 1 + fe/d, दैट इज 1 + fe कितना है, fe इज 1 + b/fe, 1 + 25/5 दैट इज 6। दोबारा ध्यान से देखिए, सिर्फ इस लेंस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो आपका मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, 1 + d/fe होता है। तो ये आ गया आपके पास 1/6। ठीक है भाई, हाँ जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, दैट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लिखिए बेटा स्टेटमेंट। हाँ जी, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप focal length of the objective lens is 75 centimeter. Focal length of objective lens is 75 centimeter and of eyepiece 5 centimeter. ठीक है बेटा, आपको बताना है मैग्नीफाइंग पावर when the final image is at the least distance of distinct vision। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m = f0/-fe 1 + हमने आज ही के लेक्चर में पढ़ा था। मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालनी है, वैल्यूज रखिए बेटा, दैट इज 75 अपॉन -5 1 + 5 fe अपॉन 25। तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा बेटा -80। तो ये था हाउ यू फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर रिलेटेड टू द
इसमें आपके दो ही फॉर्मूले हैं। एक तो है बेटा आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज हो। न्यूमेरिकल जर्नली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आते हैं, या आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल जनरली होता नहीं है और आपके एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टेलीस्कोप्स, रादर योर रे optics completed, and we will discuss few numericals and then we'll start with the interference and Huygens principle. God bless you beta, have a nice day.